जैसे ही वे उसके कैंप में दाखिल हुए, उनको हिरासत में ले लिया गया। नादिर की तरफ से संदेशा आया कि आपकी रिहाई के बदले दिल्ली दरबार को आसिफ जहां जो वहां पर मौजूद थे इस मांग से स्तब्ध रह गए। उन्होंने इसमें छूट की अपील करते हुए कहा कि मुगल राजवंश की स्थापना से लेकर आज तक कभी भी शाही खजाने में एक साथ 20 करोड़ रुपए जमा नहीं हो पाए थे। फिलहाल शाही खजाने में सिर्फ 50 लाख रुपए ही बचे हुए हैं। तब नादिर शाह ने गुस्से में उत्तर दिया कि ये झूठ के पुलिंदे नहीं चलने वाले, यहां से नहीं जा सकते। इस तरह निजाम को बंदी बनाने के बाद नादिर शाह ने निजाम के ऊपर दबाव बनाया कि आपको बादशाह को कैंप में दोबारा आने के लिए पत्र लिखना पड़ेगा। लेकिन बादशाह मोहम्मद शाह से एक मुलाकात बहुत जरूरी है। अब निजाम के पास पत्र लिखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अंजाम को खुदा की मर्जी पर छोड़कर कुछ दरबारियों के साथ नादिर के कैंप में पहुंचे, जहां उनको भी बंदी बना लिया गया। अगले दिन बादशाह का पूरा परिवार और 80 मील का सफर तय करने के बाद जब इस जंगल से बाहर निकले तो देखा कि हम दिल्ली के नजदीक पहुंच चुके हैं। सादत खान भी मुख्य रास्ते से दिल्ली की ओर जा रहे थे। इनके पीछे चलकर 27 तारीख को हम दिल्ली पहुंचे। वहां पहुंचकर एहसास हुआ कि अब दिल्ली एक सुरक्षित ठिकाना नहीं रह गई थी, तो दिल्ली के साउथ की तरफ 6 मील दूर सराय मोहम्मद खान में हमने जाकर रुकने का फैसला किया। इस तरह सूरजमल जाट के कैंप से होकर बिना कहीं भी रुके हुए हम 6 मार्च को जयपुर पहुंचे, जहां पर हमें हमारे साथी धोंदोजी पंत मिल गए। काबुल से चलकर नादिर शाह दिल्ली को लूटने के इरादे से लाहौर होते हुए करनाल पहुंच चुका था, जहां पर उस वक्त दिल्ली का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला भी अपनी फौज के समेत पहुंचा हुआ था। यहां पर लड़ाई चल रही थी, जिसमें मोहम्मद शाह के 2 जर्नैल सादत खान और खाने दौरान को नादिर शाह की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। खाने दौरान बुरी तरह से घायल हुआ और लगभग अधमरी हालत में उसको वापस कैंप में पहुंचाया गया। सादत खान के पैर में गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो ना चल पा रहा था और ना ही घोड़े पर बैठ पा रहा था। इसलिए हाथी पर बैठकर वो लड़ाई में शामिल हुआ। तभी उसके भतीजे निसार मोहम्मद खान के हाथी को गुस्सा आया और उसने सादत खान के हाथी पर हमला बोल दिया और उसका पीछा करके उसको नादिर शाह के कैंप में अंदर तक धकेल दिया। यानी कि अब सादत खान अपने हाथी के समेत दुश्मन के कैंप के अंदर था। हालांकि उसके आदमियों ने तलवारों और खुकरियों से उस हाथी को काबू में कर लिया था, लेकिन दुश्मन के खेमे में चले जाने के कारण सादत खान बुरी तरह से घिर चुका था। वो लगातार दुश्मन के सैनिकों के ऊपर तीरों की बौछार कर रहा था ताकि वो उसको पकड़ ना सके। तभी नादिर शाह का एक पर्शियन सैनिक उसके हाथी के हौदे के ऊपर चढ़ गया और उसको पकड़ लिया। सादत खान को गिरफ्तार कर लिया गया और नादिर शाह के कैंप में लाया गया। जब सादत खान और खाने दौरान को उनकी सेना ने युद्ध के मैदान से नदारद पाया तो उनके सैनिकों का मनोबल टूट गया। मुगल सेना के भागते हुए सैनिकों का नादिर शाह ने पीछा किया और उनका जमकर कत्लेआम किया गया। बादशाह मोहम्मद शाह अली मर्दान नहर के किनारे पर खड़ा होकर दुश्मन के वहां आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नादिर शाह बेवकूफ नहीं था दोस्तों। वो जानता था कि बादशाह के कैंप के चारों तरफ जबरदस्त सुरक्षा है, तो उसने अपने सैनिकों को उस तरफ जाने से स्पष्ट मना कर दिया था। शाम को सूरज ढलने के बाद बादशाह मोहम्मद शाह वापस अपने कैंप में चला गया। उस पूरे दिन उसने अपने सिंहासन और अपने लोगों को बचाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। नादिर शाह की पर्शियन सेना ने हिंदुस्तानी सैनिकों का भयंकर नरसंहार किया। अलग अलग ऐतिहासिक सोर्सेज में इनकी तादाद अलग अलग बताई गई है। नादिर शाह के दरबारी इतिहासकारों ने यह संख्या 30,000 के आसपास बताई है। बड़ी तादाद में सैनिकों को बंदी बना लिया गया। लड़ाई के दौरान चारों तरफ लूट खसोट का माहौल था। मुगल सैनिक जब भागने लगे तो नादिर शाह के सैनिकों को भारी लूट का सामान हाथ लगा, जिसमें हाथी, धन, बंदूकें, कीमती सामान और कई दूसरी बेशकीमती चीजों को उन्होंने काबू में कर लिया था। अब जैसे ही खबर फैली कि सादत खान और खाने दौरान लड़ाई में उलझ चुके हैं, तो उनके ही कुछ अपने लोगों ने और मुगल सेना के साथ लुटेरों के जो गिरोह आए हुए थे, उन्होंने उनके तंबुओं को लूट लिया और ना सिर्फ लूटा बल्कि तंबुओं को उखाड़ कर ले गए। और हद तो तब हो गई जब खाने दौरान लड़ाई में बुरी तरह से जख्मी हो गए और जब उनके अधमरे शरीर को लड़ाई के मैदान से वापस लाया गया तो उसको रखने के लिए भी जगह यानी कि तंबू नहीं बचा था। तब उनके सैनिकों ने वहां किसी से तंबू मांगा और उनको उसमें लिटाया गया। मुगल सेना में भारी भय का माहौल था। बचे हुए जो सैनिक थे वो रात भर अपने कैंप के आसपास अपने घोड़ों की काठियां बांधकर तैयार खड़े हुए थे
कि किसी भी वक्त दुश्मन का हमला हो सकता है। दोस्तों, इस लड़ाई में मुगलों की हार का मेन रीजन उनके हथियार और उनकी लीडरशिप थी। वो अपने पुराने और परंपरागत किस्म के हथियारों के साथ इस लड़ाई में उतरे थे और उनकी लीडरशिप बिल्कुल कमजोर और असक्षम थी। वहीं दूसरी तरफ नादिर शाह के सैनिकों की एनर्जी और पैशन काबिल तारीफ था और इसी वजह से शुरू से ही वो भारतीय मुगल फौज पर अटैकिंग मोड में थे। उनकी कुशल युद्ध नीति हिंदुस्तानियों के ऊपर भारी पड़ी और उन्होंने मुगल सेना को घेर कर वहां लाकर मारा जहां उनके खुद के लिए सबसे सूटेबल था। मुगल उस वक्त भी हाथियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे थे जब बंदूकों और लंबी दूरी तक मार करने वाले तोपखाने का जमाना आ चुका था। शाम की लड़ाई के बाद जैसे ही नादिर शाह अपने कैंप में लौटा तो करीबन 8:30 बजे के आसपास सादत खान को उसके सामने लाया गया। तब नादिर शाह ने एक तरह से मुगल सेना की बेइज्जती करने के अंदाज में कहा कि तुम्हारी फौज तो भिखारियों की टोली है। और उनके जर्नैल खान दुरान के बारे में कहा कि तुम्हारे इस जर्नैल को मरना तो आता है लेकिन लड़ना नहीं आता। तब सादत खान ने जवाब दिया कि हमारे बादशाह के पास और भी कई बहादुर सेनापति हैं, अभी तो सिर्फ एक ही जख्मी हुआ है। तब नादिर शाह ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बादशाह से अच्छा खासा धन कैसे लिया जाए कि जिसके बाद मैं वापस घर चला जाऊं, मुझे जाकर टर्की के सुल्तान से भी लड़ना है। तब सादत खान ने उससे कहा कि जनाब, आप बादशाह को बोलकर निजाम को तलब कीजिए और ये समझिए कि फिलहाल वो हिंदुस्तान के खजाने की चाबी है। अगले दिन 14 फरवरी को नादिर शाह ने अपने एक आदमी को कुरान देकर बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के कैंप में भिजवाया ताकि वो कुरान पर हाथ रखकर वफादारी की कसम खाए और साथ ही एक पत्र भी भिजवाया जिसमें निजाम को भेजने के लिए कहा गया। मुगल बादशाह के पास निजाम सबसे विश्वास पात्र और काबिल दरबारियों में से एक थे। जब वो दुश्मन के खेमे में जा रहे थे तो बादशाह का चिंतित होना लाजमी था। उन्होंने निजाम से पूछा कि अगर दुश्मन के खेमे में आपके साथ कोई विश्वासघात हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, ये बताएं। तब निजाम ने कहा कि महामहिम, हमारे और दुश्मन के बीच कुरान है, अगर उन्होंने कोई गद्दारी की तो ये अल्लाह की जवाबदेही होगी और फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं आपको मांडू या किसी दूसरे मजबूत और महफूज किले में जाने के लिए सलाह दूंगा। उसके बाद आपको दक्कन में नासिर जंग को एक मजबूत सेना के साथ बुलवाकर इन पर्शियों का मुकाबला करना चाहिए। फिर निजाम नेगोशिएट करने की पूरी पावर्स के साथ नादिर शाह के कैंप की तरफ निकल गए। नादिर ने वहां उनका स्वागत किया और कहा कि खुद नादिर शाह के शब्दों में आपको बताता हूं जो उसने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि बादशाह के पास आपके जैसे दरबारी हैं, फिर भी वो नंगे मराठे दिल्ली तक पहुंच गए और बादशाह से चौथ के रूप में धन लेने में कामयाब हो गए। तब निजाम ने उत्तर दिया कि ये उभरते हुए दरबारियों का असर है जनाब, बादशाह अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्होंने मेरी सलाह को नहीं माना तो मैं क्या करता, और उनको छोड़कर वापस दक्कन चला गया, यानी दक्षिण की तरफ चला गया। नादिर शाह उनके इस जवाब से खुश हुआ। वापस मुद्दे की बात पर आते हुए बोला कि जब मेरी अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई चल रही थी तो दिल्ली के सरकार का रवैया मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हालांकि पर्शिया के पुराने बादशाहों ने दिल्ली के इस बादशाह के पूर्वजों की कई दफा मदद की है। तो निजाम ने उत्तर दिया कि बादशाह फर्रुख शेर की मौत के बाद से ही अमीरों और दरबारियों के आपसी झगड़ों ने दिल्ली की सरकार को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। यही कारण है कि मंत्रियों ने महामहिम के पत्रों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लंबी बातचीत के बाद इस बात पर सहमति हुई कि नादिर शाह को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और यहीं से पर्शियन आर्मी यानी करनाल से पर्शियन आर्मी वापस चली जाएगी। इनमें से 20 लाख रुपए अभी इसी वक्त दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए जब वो लाहौर पहुंचेगा तब दिए जाएंगे और उसके बाद 10 लाख रुपए अटक को पार करने पर और बाकी 10 लाख रुपए काबुल पहुंचने पर नादिर शाह को दिल्ली दरबार की तरफ से दिए जाएंगे। नादिर ने निजाम के हाथों बादशाह को अपने साथ भोजन करने के लिए इनवाइट किया। इसके बाद निजाम ने वहां से इजाजत ली। 15 फरवरी को वीरवार के दिन मोहम्मद शाह अपने सभी दरबारियों को साथ लेकर नादिर शाह के कैंप के लिए निकला। निकलते वक्त निजाम ने बादशाह को नादिर शाह के साथ टर्किश भाषा में बात करने के लिए कहा। रास्ते में नादिर का एक मंत्री इनको मिला। उसने इनको कुरान की कसम खिलाई कि उनके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जैसे ही पश्चिम बादशाह के कैंप के पास पहुंचे तो नादिर के बेटे नसरुल्लाह ने इनका अपने पिता की तरफ से स्वागत किया। फिर ये आगे बढ़े और नादिर शाह खुद अपने टेंट से निकलकर बाहर आया और वो मोहम्मद शाह का हाथ पकड़कर पूरी इज्जत के साथ अपने टेंट के अंदर लेकर गया। निजाम, वजीर और मोहम्मद इशाक खान को अंदर आने की इजाजत दी गई और बाकी दरबारियों को बाहर रखा गया। जैसे ही बादशाहों के बीच बातचीत शुरू हुई, इशाक खान मुत्तमन उद्दौला ने बीच में कुछ कहते हुए टोका तो नादिर शाह को गुस्सा आ गया।
और उसने कहा कि कौन गुस्ताख है जो दो बादशाहों के बीच की बातचीत के दौरान खलल डाल रहा है। तब मोहम्मद शाह ने कहा कि ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने बचपन से मुझे पढ़ाया है। तब नादिर शाह ने इशाक खान से कुछ सवाल पूछे जिनका उन्होंने फटाफट और सटीक जवाब दिया। तो नादिर शाह ने कहा कि ये भारत का वजीर बनने के लायक है। फिर जब सब रात के खाने पर बैठे तो नादिर शाह ने कहा कि धोखे से मारना मेरी आदत नहीं, मैं आमने सामने की लड़ाई में विश्वास रखता हूँ। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को ये यकीन दिलाने के लिए कि उसके खाने में किसी तरह का जहर नहीं है, उसने खाना शुरू करने से ठीक पहले अपनी थाली मोहम्मद शाह के साथ बदल ली। विलियम इरविन अपनी किताब लेटर मुगल्स में कहते हैं कि मेहमान नवाजी के लिए नादिर शाह ने मुगल बादशाह को अपने हाथों से कॉफी का कप दिया। यह मुलाकात बेहद खुशगवार रही। बादशाह मोहम्मद शाह अपने कैंप में वापस पहुंचे जहां पर उनका परिवार, नौकर चाकर, बल्कि पूरा कैंप ही भारी चिंता में सोचकर परेशान था कि कहीं नादिर शाह बादशाह का कत्ल ना कर दे या फिर बंदी ना बना ले। अब जबकि वो वापस लौट आए थे तो सबकी जान में जान आई। शमसुद्दौला खान दौरान ने 15 फरवरी 1739 को अपनी आखिरी सांस ली। जब निजाम और वजीर उनसे मिलने पहुंचे तो वो कुछ देर के लिए होश में आए और धीरे से बुदबुदाते हुए कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कभी भी बादशाह को उस जालिम के कैंप में मत लेकर जाना और ना ही उस क्रूर नादिर शाह को दिल्ली जाने देना। जैसे भी हो कुछ भी करके उसको यहां से वापस रवाना कर देना। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोशी में चले गए। इसके बाद 2 दिनों के अंदर ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद बख्शी का पद खाली हो गया और बादशाह से कहकर निजाम खुद उस पद पर आसीन हो गए। नादिर शाह के कैंप में मौजूद सादत खान को जब इस बात का पता चला तो वो ईर्ष्या और गुस्से में भर गया, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो इस पद को चाहता था और निजाम ने इस पद को दिलाने के लिए उसकी मदद करने की बात भी कही थी। बस फिर क्या था, ईर्ष्या से जल रहे सादत खान की अगली मुलाकात जैसे ही नादिर शाह के साथ हुई, उसने नादिर से कहा कि हे महामहिम, आपको 50 लाख रुपए का लालच देकर बादशाह बेवकूफ बना रहा है और यहीं से आपको टालना चाहता है। आप दिल्ली चलिए, वहां पर आपको कम से कम 20 करोड़ रुपए कैश और भारी तादाद में गहने और दूसरी बेशकीमती चीजें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। आदे सादत खान ने कहा कि इस वक्त बादशाह के दरबार में निजाम के अलावा कोई दूसरा समझदार आदमी है ही नहीं और निजाम एक बेहद धोखेबाज किस्म का इंसान है। अगर इसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप जो चाहे कर सकते हैं। अब नादिर शाह ने इंतजार शुरू कर दिया, क्योंकि बादशाह की तरफ से जो करार हुआ था उसके मुताबिक पैसे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया था, इसलिए मुगल कैंप को वहां से जाने की अनुमति नहीं थी। वक्त बीता और पूरा राशन खत्म हो गया। एक मराठा दूत जो मुगल कैंप में उस वक्त मौजूद था, उसके एक पत्र से वहां का उस वक्त की स्थिति का पता चलता है। वो लिखता है कि 5-6 दिनों से कैंप में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। सभी इतने ही दिनों से भूखे हैं। 6 या 7 रुपए सेर के भाव से भी अनाज यहाँ नहीं मिल रहा है। आसपास का इलाका चूंकि रेगिस्तान है तो नजदीक के गांव से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। कैंप में घी की सप्लाई बिल्कुल बंद है। तो नादिर शाह ने कुछ ऐसे मामलों पर बात करने के लिए निजाम को बुलवाया जो अभी तक क्लियर नहीं हुए थे। 22 फरवरी गुरुवार के दिन निजाम 1 हफ्ते पहले हुई संधि पर पूरा भरोसा करते हुए और वहां पर फिलहाल क्या चल रहा था इस बात से अनजान नादिर शाह के कैंप में पहुंचे। जैसे ही वे उसके कैंप में दाखिल हुए, उनको हिरासत में ले लिया गया। नादिर की तरफ से संदेशा आया कि आपकी रिहाई के बदले दिल्ली दरबार को 20 करोड़ रुपए और 2000 सैनिक नादिर शाह को देने पड़ेंगे। आसिफ जहां जो वहां पर मौजूद थे इस मांग से स्तब्ध रह गए। उन्होंने इसमें छूट की अपील करते हुए कहा कि मुगल राजवंश की स्थापना से लेकर आज तक कभी भी शाही खजाने में एक साथ 20 करोड़ रुपए जमा नहीं हो पाए थे। शाहजहां अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी सिर्फ 16 करोड़ रुपए ही जमा कर पाए थे, लेकिन औरंगजेब ने दक्कन में अपने लंबे युद्ध अभियानों में उस पैसे को खर्च कर दिया था। फिलहाल शाही खजाने में सिर्फ 50 लाख रुपए ही बचे हुए हैं। तब नादिर शाह ने गुस्से में उत्तर दिया कि ये झूठ के पुलिंदिया नहीं चलने वाले। फिर आगे उसने कहा कि जब तक कि धनराशि मुझे नहीं मिल जाती तुम यहां से नहीं जा सकते। इस तरह निजाम को बंदी बनाने के बाद नादिर शाह ने निजाम के ऊपर दबाव बनाया कि आपको बादशाह को कैंप में दोबारा आने के लिए पत्र लिखना पड़ेगा। निजाम ने कहते हुए इसका विरोध किया कि ये सब हमारी किसी भी संधि में नहीं लिखा हुआ था। तो नादिर ने कहा कि वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा, लेकिन बादशाह मोहम्मद शाह से एक मुलाकात बहुत जरूरी है। अब निजाम के पास पत्र लिखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर जब निजाम दूसरे दिन भी नादिर के कैंप से वापस नहीं लौटे तब मोहम्मद शाह को चिंता हुई, लेकिन जब निजाम का लिखा पत्र वहां पहुंच गया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया।
अब मुगल बादशाह के सामने कोई भी चारा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने नादिर शाह के कैंप में जाने का फैसला किया और अंजाम को खुदा की मर्जी पर छोड़कर कुछ दरबारियों के साथ नादिर के कैंप में पहुंचे, जहां उनको भी बंदी बना लिया गया। अगले दिन बादशाह का पूरा परिवार और कैंप में मौजूद फर्नीचर को करनाल कैंप से वहीं पर मंगवा लिया गया। एक मराठा राजदूत बाबूराव मल्हार, जो कि मुगल बादशाह के साथ दिल्ली से करनाल आए थे और इस पूरे वक्त मुगल कैंप में ही रहे थे, अपने एक पत्र में लिखते हैं कि आखिरकार 25 तारीख को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। वो कहते हैं कि पूरी हिम्मत बटोरकर और अपनी छाती को गोलियों के सामने रखकर दोपहर 3 बजे के आसपास करनाल के मुगल कैंप से वो बाहर निकले। हमारे हाथी, ऊंट, पैदल सेना और बाकी सारा सामान मुख्य शाही सड़क से दिल्ली के लिए रवाना किया गया, लेकिन हम खुद सुरक्षा के मद्देनजर गहरे जंगल के रास्ते से रवाना हुए। रात भर इसी जंगली रास्ते से होते हुए चलते रहे। अगले दिन लगभग 80 मील का सफर तय करने के बाद जब इस जंगल से बाहर निकले तो देखा कि हम दिल्ली के नजदीक पहुंच चुके हैं। एक भारी काफिले के साथ सादत खान भी मुख्य रास्ते से दिल्ली की ओर जा रहे थे। इनके पीछे चलकर 27 तारीख को हम दिल्ली पहुंचे। वहां पहुंचकर एहसास हुआ कि अब दिल्ली एक सुरक्षित ठिकाना नहीं रह गई थी, तो दिल्ली के साउथ की तरफ 6 मील दूर सराय मोहम्मद खान में हमने जाकर रुकने का फैसला किया। इस तरह सूरजमल जाट के कैंप से होकर बिना कहीं भी रुके हुए हम 6 मार्च को जयपुर पहुंचे, जहां पर हमें हमारे साथी धोंदोजी पंत मिल गए। वहां पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि भगवान ने हमारे सिर से एक बड़े खतरे को टाल दिया था और हम इज्जत के साथ अपनी जान बचाने में कामयाब हुए।